नमस्कार दोस्तों, भारतीयत्व चैनल के सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। एक और कि जब आप ये प्रोग्राम देखते हैं तो इन सारे विषयों पर सोचिए, केवल देखिए मत, उस पे अपने कमेंट्स लिखिए ताकि इस पे एक चर्चा हो सके। आप इन चर्चाओं में जुड़ भी सकते हैं और इसके अलावा ये जो सोशल मीडिया का आज का युग है, इसमें अपने विचारों को आप लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को लोगों से शेयर भी कीजिए। इस कार्यक्रम का नाम हमने रखा है सिद्धांतों के प्रयोगी जयप्रकाश। दोस्तों, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जयप्रकाश आंदोलन के युवा नेता, समाज सेवी कुमार शुभमूर्ति जी। शुभमूर्ति सर, मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सबको। दोस्तों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इनकी बरसी 8 तारीख को हुई, 8 अक्टूबर को हुई और अभी 11 अक्टूबर को उनकी जयंती भी है। तो इसी उपलक्ष्य पर उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ऐसे एक नेता के साथ में, ऐसे एक विचारक के साथ में जिन्होंने उनके साथ काम किया है। जयप्रकाश नारायण जी को हम लोकनायक कहते हैं। साथ ही जेपी आंदोलन एक बड़ा राजनीतिक सामाजिक आंदोलन रहा है, जिसके बाद से हम देखते हैं कि जो स्वतंत्रता से पूरा भारत में हमेशा कांग्रेस की ही सरकारें रहती थी। उसके अलावा समाजवादी आंदोलन काफ़ी बढ़ा और कांग्रेस के अलावा बाकी सरकारें राज्यों में भी और फिर जाकर केंद्र में भी बनना शुरू हुआ। जिसके कारण हम देखते हैं कि जो सरकारें थी, उनकी पॉलिसीज़ पर बहुत परिणाम हुआ। कांग्रेस की सरकारों की भी पॉलिसीज़ पर परिणाम हुआ। तो इतने बड़े राजनीतिक बदलाव की जिन्होंने शुरुआत की और उसके जो प्रणेता रहे वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। शुभमूर्ति सर। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको आप कांग्रेस की सरकार जो 70 साल से रही और उसमें जो बड़ा परिवर्तन हुआ, उस परिप्रेक्ष्य में न देखें। देखें इस परिप्रेक्ष्य में कि भारत में आज़ादी के बाद जो परिवर्तन होने चाहिए थे यहाँ के समाज में, गरीबी दूर होनी चाहिए थी, समता आनी चाहिए थी, शिक्षा की स्थिति बेहतर होनी चाहिए थी, उस सब की गति बहुत धीमी रही। और करीब-करीब लोग बदहाली में ही रहे और पूरा भारत एक तरह से आर्थिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से बदहाल भारत रहा। इसको कैसे बदला जाए, इसको कैसे सुधारा जाए और इसमें सत्ता में जो लोग हैं उनकी भूमिका कम पड़ रही है या नकारात्मक पड़ रही है, इन सब चीज़ों को सामने रख के एक समाज को बदलने के लिए क्या किया जाए? तो उस दृष्टि से आप जयप्रकाश जी के आंदोलन को देखिए या जयप्रकाश जी को देखिए। ये मैं पहले कहना चाहूँगा। इसे सत्ता जी, परिवर्तन नहीं, बल्कि जी, समाज परिवर्तन के नज़रिए से समझना होगा। जी। जयप्रकाश जी के बारे में जब जानते हैं तो ये पता चलता है कि वो जब विद्यार्थी दशा में थे, पढ़ाई कर रहे थे, जब बाहर देशों में जाकर पढ़ रहे थे तो वो कम्युनिस्ट बन गए थे, उन विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। तो उसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, उसको लेकर ये बात महत्वपूर्ण है कि जब जयप्रकाश जी पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और जब उसी समय असहयोग आंदोलन शुरू हुआ गांधी जी का, तो एक जागरूक युवा थे और सामाजिक दृष्टि से काफ़ी सजग थे। तो वो उस असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और पूरी ताकत से उन्होंने उसमें भाग लिया। लेकिन डेढ़ 2 साल के बाद चौरी चौरा कांड के बाद जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया महात्मा गांधी ने, तब सवाल आया कि भई अब आगे क्या करें? पढ़ाई छोड़ दें? क्योंकि पढ़ाई छोड़ कर के तो आंदोलन में आ गए थे। असहयोग आंदोलन था, कॉलेज छोड़ देना है, कचहरी छोड़ देनी है। लेकिन इनको आगे पढ़ने की इच्छा इनकी काफ़ी तीव्र थी। जितना मैंने पढ़ा है वो पर्याप्त नहीं है, आगे बहुत पढ़ना है। क्योंकि तो फर्स्ट ईयर कॉलेज में थे। लेकिन अब पढ़े कहाँ? क्योंकि असहयोग आंदोलन के दरमियान हज़ारों युवकों ने शपथ ली थी कि हम अंग्रेजी राज के संस्थानों में न पढ़ेंगे, न काम करेंगे। तो अगर अंग्रेजी राज के संस्थानों में काम नहीं करना है, तो कहाँ जाके पढ़ें? तो भारत में तो जो भी था वो सब अंग्रेजी राज का ही पूरे भारत पे ही अंग्रेजी राज था और जाएँ तो विदेश, तो उस समय इंग्लैंड जाने की प्रथा ज़्यादा थी, लेकिन इंग्लैंड भी तो अंग्रेज़ों का ही है। तो इनके हुँ, दिमाग में आया कि भई अमेरिका चला जाए और अमेरिका लोग कम जाते थे उस वक़्त, लेकिन तो भी जाते थे। तो ये अमेरिका जाकर के पढ़ने लगे।
लेकिन अमेरिका जाने से पहले असहयोग आंदोलन के तुरंत बाद ही इनकी शादी भी यहाँ बिहार में एक वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने देखा कि भाई प्रतिभाशाली लड़का है और तेज तर्रार है, तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए इनको चुना और शादी करा दी। तो शादी तो हो हुँ, गई, लेकिन उसके बाद ये पढ़ने के लिए विदेश चले गए और अमेरिका चले गए। वहाँ पढ़ाई के दरमियान और इनका जो जीवन था कि खुद पैसा कमा करके पढ़ना, क्योंकि घर वाले लोग उतना पैसा नहीं दे सकते थे, तो इन्होंने मज़दूरी की। अंगूर के खेत में बताते हैं कि अंगूर तोड़ करके उसको सँवारना, सजाना और फिर उसको व्यापारियों को दे देना। तो ओके। उस काम को करते हुए इन्होंने पढ़ाई की। तो उस सिलसिले में इनका संपर्क समाज जो समता चाहने वाले लोग थे, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत ही बोलबाला था, चूँकि रूस में उसी समय लेनिन ने सत्ता पलट की थी और कम्युनिस्ट शासन आया था, तो उसका एक जलवा था। तो अमेरिका में भी काफ़ी प्रभाव था उसका, तो ये भी उसका कम्युनिस्ट सिद्धांत से प्रभावित हुए और चूँकि सजग थे इसलिए इन्होंने काफ़ी पढ़ाई की। मैंने इतनी पढ़ाई की कि कहते हैं अमेरिका में कोई भी ऐसा साहित्य नहीं बचा था, कम्युनिस्ट साहित्य, जो इन्होंने ना पढ़ा हो और कम्युनिस्ट विचारधारा के कट्टर समर्थक हो गए और इस तरह से कम्युनिस्ट बने। तो युवा थे, छात्र थे, लेकिन साथ में विचारधारा इनकी कम्युनिज़्म की थी, कम्युनिस्ट थे। हाँ, उसको ही लेकर ये पता चलता है कि जब वो भारत आए और फिर वो फिर से गांधी जी की आज़ादी के आंदोलन में उनके साथ में शामिल हुए। तो वो कैसे हुआ? या फिर भी तब भी उनका कम्युनिस्ट पार्टी या भारत के कम्युनिस्ट आंदोलनों से जुड़ाव रहा या पूरी तरह से वो गांधी जी के आंदोलन में शामिल थे? या वो क्यों हुआ ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो ऐसा हुआ कि जब भारत आए वो, तो आज़ादी की लड़ाई में जो शामिल हुए थे ये 1920 में असहयोग आंदोलन में, तो वो तो प्रेरणा बुनियादी वही थी। प्रेरणा बुनियादी आज़ादी की थी कि भारत को आज़ाद करना है और जब कम्युनिस्ट होके भारत आए, तो इनके मन में था कि भारत को आज़ाद भी करेंगे और कम्युनिस्ट भी बनाएँगे, तो उस विचारधारा को भारत में फैलाएँगे। लेकिन जब यहाँ आए ये, तो इन्होंने देखा कि जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, वो आज़ादी की लड़ाई से बिल्कुल अलग है। अलग क्या है, उसके विरोध में है। हुँ, क्योंकि उस समय जब वापस आए तो 1928-29 का ज़माना था। उस समय स्टालिन का शासन रूस में स्थापित हो चुका था और उनका ये था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ काम नहीं करना है और रूस के कहने पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी उस वक़्त चलती थी। तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध काम नहीं करना है, इसलिए ये भारत के जो कम्युनिस्ट थे वो आज़ादी की लड़ाई से अलग थे। लेकिन जयप्रकाश जी की जो प्रेरणा थी आज़ादी की थी और इन्होंने जो लेनिन को पढ़ा था, तो इन्होंने कोट करते हुए कहा, लेनिन का कहना था कि भाई किसी देश में अगर विदेशी सत्ता स्थापित है, तो पहला काम है क्रांतिकारियों को कि उस विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंके। उसके बाद फिर आगे की बात आगे सोची जाएगी। तो ये बात उनको ज़्यादा जची और वो उन्होंने कम्युनिस्टों से अपना नाता तोड़ा। भई ये क्या बात है? आप ये तो घिसी-पिटी लकीर पर चल रहे हैं, रूस के इशारे पर चल रहे हैं और यहाँ आकर के इन्होंने कांग्रेस के साथ आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व तो कांग्रेस ही कर रही थी। कांग्रेस ने भी इनको जगह दी, जवाहरलाल नेहरू के ये सचिव बने और काम करने लगे। तो इस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर के ये भारत में आके आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए और इसका प्रभाव इनके विचारों पर भी पड़ा, जो आगे आप समझेंगे कि काम करते-करते इनको लगा कि भाई ये कम्युनिज़्म में कई खराबियाँ हैं। इस एक तो स्टालिन जिस तरह से रूस में कार्रवाई कर रहा था, तानाशाही हुँ, बिल्कुल थी, सर्वहारा की तानाशाही के नाम पर कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही थी और उस तानाशाही में भी स्टालिन का जो एक डिक्टेटर का स्थान था, तो उस सब से ये काफ़ी विचलित और कहे कि भाई ये तो जो प्रक्रिया है बिल्कुल ही गुलामी वाली प्रक्रिया है, इससे कैसे कम्युनिज़्म आएगा? तो फिर इन्होंने वो विचार मंथन करना शुरू किया और कम्युनिज़्म को लोकतंत्र से जोड़ा। हुँ, जवाहरलाल नेहरू जिनके ये सचिव थे, वो खुद समाजवादी विचारधारा को मानने वाले थे और उनसे भी चर्चा होती होगी और अपना भी विचार मंथन चलता होगा, देश दुनिया की बात देखते थे। तो इन्होंने कम्युनिज़्म को छोड़ दिया, कहा कि नहीं लोकतंत्र और कम्युनिज़्म
इस दोनों को मिलाना पड़ेगा, जिससे कि समाजवाद का नाम था वो कि लोकतांत्रिक समाजवाद। तो समाजवाद भी लोकतांत्रिक है और वो पहुँचे वहाँ साम्यवाद में लोकतंत्र किस तरह से कार्यशील हो सकता है, प्रभावी हो सकता है, उसकी मैकेनिज्म सोचते-सोचते ही समाजवाद को इन्होंने एक्सेप्ट किया और समाजवाद तक पहुँचे और उतना ही नहीं बल्कि एक समाजवादी पार्टी बनाई। भारत में जो इनकी तरह के सोच वाले अन्य नेता थे, जिसमें अग्रणी में आचार्य नरेंद्र देव थे, डॉक्टर लोहिया भी थे, मीनू मसानी थे। तो अपने मित्रों के साथ मिल करके इन्होंने एक समाजवादी पार्टी बनाई। लेकिन ये अच्छा। तो अलग कांग्रेस से अलग कैसे रहते? तो ये जो पार्टी थी तो कांग्रेस एक पार्टी थी ही, फिर ये समाजवादी पार्टी कैसे चलेगी? तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं कांग्रेस के अंदर रह करके ही हम कांग्रेस समाजवादी पार्टी चलाएं। कांग्रेस के नेताओं में कई लोग थे जिन्होंने विरोध किया कि नहीं, पार्टी के अंदर कोई पार्टी नहीं चल सकती है। आपके विचार अलग हैं, अगर हमारे विचार अलग हैं, तो आप हमारे अंदर नहीं आ सकते। लेकिन इन लोगों ने गांधी जी से बात की। उनको लगा कि भाई आज़ादी तो ये लोग भी चाहते हैं, कांग्रेस भी चाहती है आज़ादी, लेकिन इनके हुँ, विचार जो है ज़्यादा प्रोग्रेसिव लगे, गांधी जी को भी प्रोग्रेसिव लगे। ये हुँ, समतावादी विचारधारा के लोग हैं, समानता हुँ, चाहते हैं, आर्थिक समानता और दूसरी शैक्षणिक समानता वगैरह भी। तो गांधी जी ने अनुमति दी और अपने दूसरे मित्रों को, पटेल थे, नेहरू थे, इन लोगों को भी कहा कि भाई पार्टी के अंदर अगर ऐसी पार्टी रहती है तो उससे कोई नुकसान नहीं है हमारा। आज़ादी की लड़ाई को बल ही मिलेगा। तो इसलिए इन लोगों को रहने दो, युवा हैं, प्रखर विचारक हैं, तो ये लोग साथ काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए सोशलिस्ट पार्टी नाम नहीं रख के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नाम दिया गया उसको, जो कांग्रेस के अंदर ही रह के काम करती रही। ये जब आप बोल रहे हैं, तो एक दर्शकों के हिसाब से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि ये जो सारी विचारधाराएँ हैं, इनके बारे में थोड़ा-सा अगर आप एक्सप्लेन करें, कि समाजवादी विचारधारा यानी क्या होती है? कम्युनिस्ट विचारधारा ये क्यों उससे अलग है या क्या होती है? कम्युनिस्ट विचारधारा के बारे में तो मैंने कहा कि जो विचारधारा थी कि भाई सर्वहारा के नाम पर एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी, जो सर्वहारा के हितों को देखेगी। सबसे नीचे के जो वर्ग है आर्थिक दृष्टि से, उसके हित हुँ, को देख करके सरकार पर कब्जा करेगी और सरकार उनके हित में काम करेगी। हुँ, लेकिन ये जो पार्टी बनाने की बात आई तो सर्वहारा की पार्टी नहीं बन पाई, सर्वहारा के नाम पर पार्टी बनी और फिर उसने सर्वहारा के पक्ष में जो नीतियाँ रहेंगी, उसको लादना शुरू किया। रूस में जो किसान थे, किसानों की ज़मीन सार्वजनिक करनी थी, सरकार की ज़मीन बनानी थी, तो लोग तैयार नहीं थे उसके लिए। उनको समझाने की प्रक्रिया, उनको लोकतांत्रिक तरीके से तैयार करने की प्रक्रिया रूस में नहीं अपनाई गई, बल्कि कानून के बल पर उस कानून को लागू किया गया। तो उसमें हत्याएँ करनी पड़ी, करीब कहते हैं 10 लाख किसान मारे गए, जिन्होंने विरोध किया, अपनी ज़मीन की मिल्कियत छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो नाम था तो गरीबों का कि गरीबों के नाम पर हम ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें जितनी तानाशाही और हत्या, हिंसा का इस्तेमाल किया गया, तो ये कम्युनिज़्म का ये रास्ता गलत सिद्ध हुआ। ये जो सर्वहारा की तानाशाही का सिद्धांत था कि कम्युनिज़्म को कैसे लाना है, ये जो मार्क्स की प्रक्रिया बताई थी उन्होंने, ये व्यावहारिक नहीं रही। और तब समाजवाद की बात भी सामने आई कि भाई उन चीज़ों को तो हम करेंगे, लेकिन एक लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। लोगों को समझा-बुझा करके और सरकार हिंसा का इस्तेमाल करेगी लेकिन जितना कम कर सके, जितना कम करे उतना अच्छा है। तो ये समाजवाद में और कम्युनिज़्म में बुनियादी अंतर ये है कि कम्युनिज़्म उन चीज़ों को तानाशाही के द्वारा लागू करना चाहता है और समाजवाद उसको लोकतांत्रिक तरीके से समाजवादी चाहते हैं कि उसको लागू किया जाए। तो ये फ़र्क था। और कांग्रेस पार्टी जो थी उस वक़्त, तो उसमें तो हर तरह के लोग थे, समाजवादी भी थे, गरीब भी थे, अमीर भी थे, जो पूँजीपति थे वो भी कांग्रेस पार्टी के समर्थक थे, बड़े-बड़े ज़मींदार भी कांग्रेस पार्टी के समर्थक थे। तो ये जो कम्युनिस्ट समाजवादियों की जो लॉबी थी नौजवानों की, इन लोगों को लगता था कि भाई अगर कांग्रेस की सरकार बनी आज़ादी के बाद, तो ये तो ज़मींदारों की ही सरकार बन जाएगी, बड़े-बड़े लोगों की सरकार बनेगी। तो हम लोग उसके सामने एजेंडा रखें समानता का, कि समता की तरफ
आज़ादी के बाद देश कैसे जाएगा, गरीबों के हित में सरकार कैसे सोचेगी, भले लोकतांत्रिक तरीके से सोचे, लेकिन वो समाजवादी दिशा उसको देनी है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर इन लोगों ने अपनी एक लॉबी बनाई और जो दूसरी सोच वाले थे, उनको चुनौती देते थे, विचारों के स्तर पर बहस-मुहावसा छेड़ते थे। वो लोग और इन लोगों में काफ़ी आपस में चिढ़ चिढ़ भी होती थी एक-दूसरे की, तो वो एक जी, अलग कहानी है। लेकिन कांग्रेस में और समाजवादियों की विचारधारा में ये फ़र्क था और कम्युनिस्टों में और समाजवादियों में ये फ़र्क था। ये जी। मोटा-मोटी ये बात थी। इससे जुड़ा एक और सवाल अगर मैं जोड़ूँ कि पर कांग्रेस की वो विचारधारा है क्या फिर? यानी बदलती रहती है किसी भी एक पार्टी की विचारधारा, या हम देखते हैं कि कांग्रेस ने भी कई बार अपनी विचारधारा में बदलाव किए हैं। पर जब स्वतंत्रता मिली भारत को, तो तब से जो सरकारें कांग्रेस की बनती आई, तो तब कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कैसी थी? और जेपी जी की जो विचारधारा थी, जो समाजवादी कांग्रेस चलाना चाह रहे थे, तो उनमें यानी क्या कोई फ़र्क थे, या तय ही नहीं थी कांग्रेस की कोई विचारधारा, ऐसा आप कहेंगे? नहीं देखिए कांग्रेस तो एक आज़ादी की लड़ाई का व्हीकल था, यानी आज़ादी की लड़ाई का औज़ार था। उसमें हर प्रकार के लोग थे और गांधी जी ने ये स्ट्रैटेजी जानबूझ के बनाई थी कि भाई हर प्रकार के लोगों का साथ मिलकर के देश को आज़ाद कराना है। पहला कदम ये। वो मानते थे कि भाई एक बार में एक कदम। तो पहला कदम पार होने के बाद फिर आगे क्या करना है, उसकी भी उन्होंने विचारधारा रखी थी सामने, उसकी भी योजना बनाई थी। लेकिन कांग्रेस की कोई विचारधारा ऐसी पहली बात थी कि हमको आज़ादी प्राप्त करनी है। उसमें अलग-अलग विचारधारा के लोग थे, पूंजीवादी भी थे, सामंतवादी भी थे और समाजवादी भी। नेहरू जी लेकिन कांग्रेस के जो प्रखर नेता हुँ, थे, गांधी जी के बाद सबसे बड़े नेता वही थे। वो समाजवादी विचारों के थे। वल्लभ भाई पटेल को ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो समाजवादी विचारों के थे। वो समझिए एक फ्यूडल आदमी जैसा सोचता है, ठीक है कि अमीर रहें, ज़मींदार रहें और वो गरीबों की भलाई करें। वो जो उन पर ज़ुल्म ढाते हैं, उन पर अन्याय करते हैं, हम उनका कर शोषण हुँ, करते हैं, वो ना हुँ, करें। वो ना तो अच्छे अच्छे ज़मींदार रहें, अच्छे अमीर रहें, अच्छे उद्योगपति रहें, जो अपने अच्छे भाव से गरीबों के पक्ष में भी काम किया करें। नेहरू जी की सोच समाजवादी थी, यानी कि ये उनकी अच्छे सदिच्छा पर नहीं छोड़ा जाएगा। कानून ऐसे बनाए जाएँगे कि गरीबों के पक्ष में सरकार की नीति खड़ी होगी, आर्थिक नीति हो, शिक्षा की हो, वो सब गरीबों के लिए बनाई जाएगी और उसको कानून के द्वारा लागू किया जाएगा। तो जब आज़ादी मिली, तो पटेल का तो देहांत हो गया 1 डेढ़ साल के अंदर। नेहरू जी जी, अकेले बच गए और उस समय जो सांप्रदायिक दंगे थे, उससे देश परेशान था। महात्मा गांधी की हत्या हो गई, राष्ट्रपिता की हत्या कर दी गई, सांप्रदायिक लोगों ने ही की। तो उस उथल-पुथल के समय में विचारधारा को पकड़ें या देश में शांति और कानून की व्यवस्था को लागू करें। वो महत्वपूर्ण हो गया कि किसी तरह से ये जो आपसी विद्वेष है, उसको कैसे खत्म किया जाए। ये जो तरह-तरह की अफ़वाहें उड़ा कर के दंगे फैलाए जा रहे हैं, अराजकता फैलाई जा रही है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए और जो भयंकर गरीबी है, उसमें कम से कम अनाज कैसे लोगों तक पहुँचाएँ। तो ये किसी विचारधारा की बात नहीं थी, ये सीधे मानवीयता की बात थी और देश की एकता की बात थी और देश में लोकतंत्र रहे, तानाशाही जी, या फौजी शासन न लागू हो जाए, ये सब जी, समस्या थी। तो नेहरू जी ने उस काम को अपने हाथ में सँभाला कि समाजवादी होते हुए भी समाजवाद की बात को उन्होंने सामने नहीं किया, लेकिन देश की एकता, सांप्रदायिकता के विरोध में खड़े हुए। जिन लोगों ने महात्मा गांधी को मारा था, उनकी एक बड़ी लॉबी थी। अब आज तो वही लॉबी सत्ता में है, लेकिन उस समय जी, वो सत्ता में आ सकती थी, लेकिन नेहरू जी के कारण वो ना आ पाई। इसलिए ये लोग काफ़ी नाराज़ नेहरू जी के प्रति जो इनकी नाराज़गी आज प्रकट होती है, वो इसलिए कि जी, गांधी की हत्या के बाद इन लोगों ने सोचा था कि शायद हम स्थापित हो जाएँगे, लेकिन नेहरू ने उसको नहीं होने दिया। तो उसमें विचारधारा की बात पीछे चली गई और देश की बात सामने आ गई। तो आप कह जी, सकते हैं कि एक तरह से नेहरू समाजवादी होते हुए भी समाजवादी नीतियों पर ज़ोर नहीं दे सके। लेकिन सब जो समाजवादी थे, उन्होंने सोचा 1950 से एक तो 48 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी को खत्म कर दिया और कांग्रेस से ये लोग निकल गए।
और फिर अलग सोशलिस्ट पार्टी बना के काम करने लगे। उस वातावरण में भी इन्होंने सोचा कि नहीं, समाजवाद की बातों को दबाव बना के रखना चाहिए और कांग्रेस अपनी नीतियां समाजवाद की तरफ ही बनाए। तो कांग्रेस जी, उस तरह से समाजवादी नहीं थी, एक समझिए राष्ट्रीय पार्टी थी और समाजवादियों में ये अंतर था, जो राष्ट्रीय पार्टी जी। को समाजवादी दिशा देना चाहते थे। एक और जयप्रकाश जी के बारे में कहा जाता है कि वो यानी समाजवादी थे, ये भी है, पर वो गांधीवादी भी थे। या सर्वोदय आंदोलन या उसके बाद उन्होंने जो शुरू किया वो संपूर्ण क्रांति आंदोलन, ये उनके इसके इसमें लिए भी वो काम कर रहे थे। तो इसमें कोई इसमें फ़र्क है इन विचारधाराओं में या क्या आप जोड़ना चाहेंगे? इसमें समझने की बात ये है कि गांधी जी के जो विचार थे, कुछ विचारों से तो जयप्रकाश जी सहमत थे, लेकिन कई विचार थे उनके, खासकर राजनीतिक, कि किस तरह से हम ऑपरेट करें समाजवादी समाज बनाने के लिए, उसमें उन लोगों का मतभेद था। और जयप्रकाश जी गांधी जी की आलोचना भी खुल के करते थे। उन्होंने एक पुस्तिका लिखी 46 45-46 में, भाई सोशलिज्म। उसको पढ़िएगा तो उसमें उन्होंने साफ क्या विरोध है हमारा कांग्रेस से और क्या विरोध है गांधी से, वो सब उन्होंने स्पष्ट किया है। तो गांधी के जीवित रहते जयप्रकाश जी गांधीवादी नहीं थे, बल्कि एक तरह से उनको उनके क्रिटिक थे। लेकिन जब गांधी की हत्या हो गई, तो कुछ ऐसे अनुभवों से जयप्रकाश जी गुजरे कि उन्होंने समाजवाद के बारे में पुनर्चिंतन किया। एक बहुत प्रसिद्ध है वो प्रसंग, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, हुँ, लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी थे देश भर के, उनकी हड़ताल। हुँ, उस हड़ताल में उसके नेता जयप्रकाश नारायण थे और उस हड़ताल में सरकार से उन्होंने समझौता किया और सरकार ने इनके साथ वादा किया कि ठीक है, ये माँग आपकी पूरी की जाएगी। और देश भर के कर्मचारियों ने कहा कि ये सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, धोखा दे देगी तब हम क्या करेंगे? लेकिन जयप्रकाश जी ने रिस्क लेके सबों को समझाया कि नहीं, सरकार ऐसा जो वादा किया है तो पूरा करेगी। तो वो हड़ताल टूट गई और वादा पूरा सरकार ने नहीं किया, उसमें दगा दे दिया उन्होंने जयप्रकाश जी हुँ, को। तो इनको काफ़ी धक्का लगा उसको कि भाई आज़ाद भारत की सरकार में भी ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने एक उपवास किया 21 दिनों का। उस 21 दिनों के उपवास में जो आत्ममंथन, चिंतन चलता रहा, उसका भी असर था। और एक और ख़ास बात थी कि इनकी पत्नी प्रभावती देवी थीं, जो 1921 में शादी हुई 21-22 में। वो गांधी जी के काफ़ी निकट, उनके आश्रम के जीवन में उनके साथ रहीं और गांधी जी के प्रभाव से ही वो बहुत बुद्धिशाली थीं, तो गांधी के विचारों की काफ़ी मजबूत समझ रखती थी। तो उनके साथ भी जयप्रकाश जी की चर्चा होती थी। तो प्रभावती जी के कारण, आत्म-मंथन के कारण, और उन्होंने देखा कि दलों में जो आपस में खींचतान चलती है, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, नीतियाँ क्या बनेंगी, इसको लेकर के भी खींचतान चलती रहती है। तो हम काम करें या दल को के स एक की एकता को बनाए रखें, ये सब भी प्रश्न थे। इन सब मंथन में से एक नए चिंतन की शुरुआत हुई, जो हमने कहा कि ये सिद्धांत प्रयोगी थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांत का प्रयोगात्मक रूप इन्होंने देखा तो समाजवाद को स्वीकार किया और फिर समाजवाद के इस रूप को देखा और फिर गांधी और प्रभावती के विचारों को जब समझा, सुना, जाना, तो इनका परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन समाजवाद से गांधी जी के विचारों को इन्होंने स्वीकार किया। तो आज़ादी के बाद जो गांधी जी का विचार था, उसको नेतृत्व देने वाले, जिनको कहा जाता है कि गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, संत हुँ, विनोबा, तो उनके साथ इनका संबंध पहले से भी था, आज़ादी के पहले भी उनके प्रति इनके मन में श्रद्धा थी। उनके असर से भी, और भूदान आंदोलन जो शुरू हुआ तो एक बहुत प्रखर आंदोलन हुआ, देश के हज़ारों युवक उसमें शामिल होने लगे। ये इस सब माहौल ने इनके समाजवादी विचार को बदल करके इनको सर्वोदय आंदोलन से जोड़ दिया। हालाँकि जिस सांगठनिक जो कुछ मजबूरियाँ होती हैं, वो सबसे निपटते-निपटते अंत में 1954 में सर्वोदय आंदोलन में शामिल हुए। लेकिन काम के साथ तालमेल इनका पहले से शुरू हो गया था। तो समाजवाद से सर्वोदय की ओर, इस चिंतन में उन्होंने ये बात रखी है खास,
कि समाजवाद में अच्छाई अच्छा काम क्यों हम करें, इसके लिए कोई प्रेरणा नहीं। आप अच्छा काम कीजिए, लेकिन समाजवाद का जो भौतिक सिद्धांत है, भौतिक समाजवाद ही कहा जाता है, तो इसमें भौतिकवाद से में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अच्छा क्यों बनिए, या आपको जिसमें फ़ायदा हो उस काम को कीजिए। लेकिन हमको नुकसान है, फिर भी हम दूसरे के लिए आप नुकसान उठाएँ, हुँ, दूसरे की भलाई भलाई के लिए, तो ये क्यों? हम अच्छा काम करें, दूसरों की अच्छाई करें, ये जो गुडनेस है, तो गुडनेस का कोई इंसेंटिव समाजवाद में नहीं। कोई प्रेरणा उसके विचारों में समाजवाद के विचारों में कोई ऐसी प्रेरणा नहीं है, जिससे कि आदमी अच्छाई की तरफ जाए। लेकिन आदमी की तो ये एक स्वभाव है कि वो अच्छाई की तरफ जाता है। तो इस पे उन्होंने समझा कि नहीं, उस समाजवाद के विचार में ही दोष है, और गांधी जी के विचारों को इन्होंने ज़्यादा नज़दीक पाया कि वो जो आदमी की स्वाभाविक दिशा है अच्छाई की तरफ, उसको गांधी जी के विचार मजबूत करते हैं, उसको प्रोत्साहन देते हैं, जो कहिए कि सर्वोदय के विचार। तो ये काफ़ी इन्होंने अपने को परिवर्तित किया, वैचारिक रूप से भी, कार्यक्रमात्मक रूप से भी। पार्टी छोड़ ही दी, और एक बोधगया के सम्मेलन में 1954 में हुआ, तो उसमें उन्होंने अपना जीवन दान सर्वोदय आंदोलन के लिए किया। विनोबा जी ने इसको और रेखांकित किया कि सर्वोदय का क्या मतलब है, ये सब और स्पष्ट किया। तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये सर्वोदय आंदोलन में शामिल हो गए, और समाजवाद से सर्वोदय, ये इन्होंने एक छोटी-सी पुस्तिका भी लिखी। जो इनके मित्र थे, कम्युनिस्ट भी मित्र थे, समाजवादी भी मित्र थे, तो मित्रों से अलग होना कोई बहुत आसान नहीं होता, और जयप्रकाश जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति थे। तो इन्होंने मित्रों के प्रति एक किताब लिखी, पतली-सी, समझिए कि बड़ी लंबी चिट्ठी लिखी कि मैं क्यों समाजवाद से सर्वोदय की तरफ आया। जब हमने बात की कम्युनिज़्म और समाजवाद की, तो एक मुद्दा आपका उसमें ऐसा था कि या उसका अगर हम बोले कि लबो-लुआब ये था कि दोनों का उद्देश्य एक है, पर वहाँ तक पहुँचने के तरीके दोनों के अलग हैं। कि कम्युनिज़्म में वहाँ पे तानाशाही है या हिंसा ज़्यादा है या फ़ोर्स है और समाजवाद में वो नहीं है। पर जैसे जयप्रकाश जी कम्युनिज़्म से समाजवाद की ओर आए और फिर सर्वोदय की तरफ गए, तो क्या हम ये भी बोल सके या आपके बोलने से वो आ भी रहा है कि सर्वोदय का भी उद्देश्य वही है और तरीके पर फिर से थोड़े अलग हैं और ये तरीके जयप्रकाश जी को सबसे ज़्यादा सही लगे, सबसे ज़्यादा प्रगत लगे या सबसे ज़्यादा मानवतापूर्ण लगे। क्या ये एनालिसिस सही होगा अगर दर्शक ऐसा बना ये सोचना चाहे तो? ये ये आपने बहुत सही निष्कर्ष निकाला है कि उद्देश्य वही था। एक जो कहते हैं ना कि मार्क्स ने लिखा है भाई क्लासलेस समाज बनाना है, क्लासलेस जी, अ, और क्या कहिए स्टेटलेस, माने राज्य भी नहीं हो। ओके। राज्य की जी, सत्ता यानी कानून के बल पर हम काम करें, ये भी नहीं हो। कानून के बल जी, पर काम क्यों नहीं करें? क्योंकि कानून के पीछे हिंसा है, पुलिस बल है, जेल है, न्यायालय है, तो वो भी एक तरह की हिंसा है। ये मार्क्स ने इस चीज़ को स्वीकार किया और इस चीज़ को सामने रखा कि सही स्वतंत्र समाज जो है, साम्यवादी समाज, उसमें राज्य नहीं होगा और वर्ग भी नहीं होगा, ऐसी समानता होगी। तो वो उद्देश्य समाजवाद का भी रहा। समाजवाद भी एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी बनाना चाहता था, और सर्वोदय भी चाहता है। ऐसा समाज बने जिसमें शोषण नहीं हो, शासन नहीं हो। गांधी जी राम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते थे, उसके बारे में ये बात है कि जहाँ कोई शासन नहीं, किसी का राज नहीं, ना कोई राजा है, ना कोई प्रजा है। इस तरह का एक समाज बने। तो उद्देश्य वही थे, लेकिन काम करने के तरीके में फ़र्क था। तो जैसा आपने कहा कि तानाशाही से एक लोकतांत्रिक सरकार, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार भी एक सत्ता है, और उस कानून के बल पर सरकार काम करती है। उसका दुरुपयोग, अगर बुरे लोग सत्ता में आ जाएँगे तो उसका बहुत दुरुपयोग करेंगे। उससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से तानाशाही लाद सकते हैं, और अच्छे लोग रहेंगे तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया रहेगी। लेकिन तो भी कानून रहेगा, कानून का दबाव रहेगा। तो सर्वोदय की प्रक्रिया में ये रहा कि नहीं, राज्य सत्ता से अलग लोगों को ऐसा तैयार करो, लोगों को ऐसा शिक्षित करो कि लोग ही
राज्य के बिना अपना काम चलाएँ। उस योग्य बने, अपने को उस तरह से संगठित करें और उस तरह से अपने को योग्य बनाएँ कि उनको राज्य की ज़रूरत ना रहे और समाज में समता रहे, समृद्धि रहे। तो एक उद्देश्य होते हुए भी तरीके अलग-अलग थे। तो ये जी। निष्कर्ष आपका सही था। फिर इसके बाद एक अभी जो आगे का चरण आता है, अभी जयप्रकाश जी पे फिर से अगर हम आएँ, तो फिर हम जेपी आंदोलन की बात करें, तो जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति आंदोलन, ये क्यों उन्होंने शुरू किया या क्यों उन्हें करना पड़ा? उसके पीछे क्या उद्देश्य था? और जो हमारा आज का पूरा विषय है कि सिद्धांतों के प्रयोगी, तो ऐसे कौन-से सिद्धांत हैं, जो ये आप अधोरेखित करना चाहेंगे कि जिनके बारे में आप बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, तो वो तो देखिए आपने जो कहा कि कार्य पद्धति में फ़र्क, जी, तो साम्यवादी सिद्धांत की कार्य पद्धति, फिर समाजवादी सिद्धांत की कार्य पद्धति और ये सर्वोदय सिद्धांत की जो कार्य पद्धति विकसित हुई, जी, इससे इस तो ये सिद्धांत का एक हिस्सा हो जाता है, कार्य पद्धति जो है वो सिद्धांत का एक हिस्सा होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सर्वोदय का जो उन्होंने प्रयोग किया, जी, खासकर भूदान के आगे जाकर के विनोबा जी ने ग्रामदान का कॉन्सेप्ट रखा था। ग्रामदान मतलब जी। जो गांधी जी का ग्राम गणराज्य था। गांधी जी ने जो अपने जिनका कहा जाता है कि उनका वसीयत है, वसीयतनामा और हुँ, लास्ट ये टेस्टामेंट, तो उसमें ओके, गांधी जी ने रखा था कि 7 लाख गांव हैं भारत में, उनको गणराज्य के रूप में संगठित करें। वो 15-20 प्रांतों का संघ नहीं हो, बल्कि 7 लाख गाँव का संघ बने। और इसलिए जी, उन्होंने रखा कि ये जो गणराज्य गांव जब गणराज्य बनेगा तो अपना संचालन खुद करेगा। तो एक बिल्कुल अलग तरह का समाज होगा जिसमें कम से कम हिंसा होगी, कम से कम दबाव होगा। गांव का संचालन गांव के लोग मिलकर करेंगे। इस तरह की एक परिकल्पना थी। अब इसको व्यावहारिक रूप कैसे दिया जाए, तो विनोबा जी ने उस पर सोच करके एक ग्रामदान की योजना बनाई कि गांव की एक जी, सभा होगी जो उसका हुँ, राजनीतिक नियंत्रण करेगी, आर्थिक योजना बनाएगी, अंत्योदय की बात होगी उसमें, हर तरह के चौतरफा एक विकास की कल्पना रखी गई। जी, उस योजना को जयप्रकाश जी भी उसमें लगे, उसको पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। और जयप्रकाश जी ने, ये विनोबा जी ने जब 1969 में सूक्ष्म प्रवेश लिया कि भाई अब ठीक है, मुझे जितना काम करना था मैंने किया और अब मैं एक दूसरे तरीके से काम करूँ। जिसको उन्होंने दिया, एक वो तो आध्यात्मिक आदमी थे, उन्होंने सूक्ष्म प्रवेश का नाम दिया हुँ, कि अब मैं सूक्ष्म में जाकर के कार्यरत रहूँगा, लेकिन सूक्ष्म में। और क्षेत्र संन्यास लिया। उनका जो आश्रम था पवनार में, वर्धा के पास, उस हुँ, आश्रम के अंदर ही मैं रहूँगा, बाहर नहीं जाऊँगा और उसके अंदर रह कर के ही मेरे जो विचार हैं, मेरी भावनाएँ हैं, वो कार्य करेंगी। तो देश भर में सर्वोदय के कार्यकर्ता थे, विनोबा जी से संपर्क रखते थे, बात करते थे और काम भी करते थे। जयप्रकाश जी भी ग्रामदान के काम को आगे बढ़ाने के लिए, ये एक प्रसंग है, वो प्रसंग एक दूसरे संदर्भ में मैं कहूँगा। मुज़फ़्फ़रपुर जी, जिले के मुसहरी गाँव, मुसहरी ब्लॉक था, वहाँ वो चले गए और वहाँ उन्होंने ग्रामदान का काम किया। तो एक प्रयोग था कि ग्रामदान से कैसे समाजवादी गाँव बन सकता है, कैसे सर्वोदयी गाँव बन सकता है। ग्रामदान से कैसे बड़े लोग भी गाँव के छोटे लोगों को उठाने में बराबरी से काम कर सकते हैं। बड़े लोगों के बीच भी श्रम साध्य जीवन की स्थापना हो सकती है, वगैरह-वगैरह। लेकिन उन्होंने देखा कि ये कुछ हो नहीं रहा है और काफ़ी मेहनत की, साल 2 साल मुसहरी के 2-3, 4, 10, 20 जो गाँव हैं उसमें उन्होंने ग्रामदान स्थापित किया। वहाँ के लोगों ने कुछ ग्रामदान का काम भी किया, उस योजना को लागू भी किया। हर दरवाजे जा कर के उन्होंने उस विचार को समझाया। ये देखा कि भई इस तरीके से तो काम हो नहीं रहा है और हम यहाँ गाँव में काम कर रहे हैं, लोगों को एक बना रहे हैं। एक चुनाव आता है तो जातिवाद का बोलबाला हो जाता है। सारे लोग अपनी जाति के आधार पर वोट देते हैं, पार्टियों के आधार पर टूट जाते हैं और जो दिल्ली की सत्ता है, वो धीरे-धीरे वो केंद्रित होती जा रही है, अपने को मजबूत किए जा रही है। उस समय कांग्रेस की सत्ता थी दिल्ली में, इंदिरा जी थीं। वो जी, जुडिशरी को कैसे कंट्रोल करें, इलेक्टोरल सिस्टम को कैसे कंट्रोल करें, जो अपनी उनकी पार्टी है वो कैसे उसकी पार्टी में सर्वोच्च स्थान उन्हीं का रहे।
इस दिशा में वो जाने लगे। तो जयप्रकाश जी ने महसूस किया कि ये तो तानाशाही की तरफ जा रही है। ये तो सत्ता इतनी केंद्रित हो जाएगी कि ये देश में तानाशाही आ जाएगी। संविधान में अजीब-अजीब तरह के संशोधन होने लगे, जो सत्ता को केंद्रित करते हैं, प्रधानमंत्री के हाथों में सौंपते हैं। तो कहा कि यहाँ हम गाँव में काम करते रहेंगे, गाँव वालों को समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, एक-एक करके और फिर केंद्र की सत्ता दूसरी ही दिशा में जाएगी। एक चुनाव आएगा तो ये सारा गाँव का संगठन बिखर जाएगा। तो इस तरीके से कैसे हो? और उसी समय उनकी पत्नी थी प्रभावती देवी, तो उनको कैंसर की बीमारी हो। तो ओके, उन्होंने कहा कि भई अभी मैं सामाजिक कार्य से छुट्टी चाहता हूँ। 1 साल मैं इनका इलाज करवाऊँगा। लेकिन 1 साल तक इलाज हो जाने के बाद मैं फिर वापस सामाजिक कार्य में आऊँगा। लेकिन जब वापस आऊँगा तो 2 बात तय है। एक बात तो कि जो काम आज मैं कर रहा हूँ, एक सर्वोदय समाज की स्थापना का, वही करूँगा। लेकिन ये भी तय है कि जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आज, उस तरह से नहीं करूँगा। यानी ओके, सर्वोदय ने जिस कार्य पद्धति को विकसित किया था, उस पद्धति से मैं नहीं करूँ, कोई नई पद्धति का प्रयोग करूँगा, इसका मतलब ये था। और जब इलाज के लिए 1 साल की छुट्टी ली, दुर्भाग्य से उस बीच में कैंसर से उनकी पत्नी का देहांत भी हो गया और जब फिर वो सार्वजनिक जीवन में आए, तब तक उनको साफ दिखा कि यहाँ जुडिशरी प्रभावित है सरकार से, जो राजनीति है वो काफ़ी केंद्रित हो चुकी है, नौकरशाही सरकार के कब्जे में चली गई है। ये जो 3 खंभे लोकतंत्र के माने जाते हैं, वो और ये समाचार पत्रों पर भी नियंत्रण हो बढ़ता जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? तो उन्होंने फिर बातचीत की देश के बुद्धिजीवियों से, अलग-अलग पार्टी के लोगों से। तो भई आप चुनौती दीजिए, अगर एक पार्टी इस तरह से अपने को देश पे थोपे जा रही है, स्थापित किए जा रही है, आप लोग भी पार्टी हैं, आपका भी बराबर का इस संसद में अधिकार है। लोकतंत्र की प्रक्रिया में आप भी बराबर के सहभागी हैं, तो फिर आप चुनौती क्यों नहीं देते हैं इन नीतियों को? तो देखा उन्होंने कि दलों के नेताओं में कोई दम नहीं रह गया है, निराशा ही उनको हाथ लगी। वो उन्होंने हम लोगों को सबके सामने ये सब कहानी सुनाई और तब वो देश के बुद्धिजीवियों के पास गए। जो विचार होता है, विचार की ताकत, उस ताकत का इस्तेमाल किया। लेकिन बुद्धिजीवियों में भी देखा कि उनको जो सरकारी सुविधाएँ हैं, जो उनका सुविधाजनक सुविधा वाला जीवन है, उसमें से निकल कर के रिस्क लेकर के सरकार का विरोध करने के लिए वो तैयार नहीं। कुछ लोग तैयार हुए, तो उनको साथ लेकर के उन्होंने कहा कि अब देश के युवक ही हैं जो इस देश को बचा सकते हैं, नहीं तो देश तानाशाही के जाल में फँस जाएगा। तब उन्होंने युवकों को पुकारा और यूथ फॉर डेमोक्रेसी का एक नारा दिया। तो ये ग्रामदान या गाँव में काम करो इससे शिफ्ट करके वो देश के हुँ, नौजवानों को चाहे वो शहर के हों, कॉलेज के हों या गाँव के हों, उनको पुकारा कि भई तुम आगे आओ और ये जो राजनीति तानाशाही की तरफ जा रही है इसको रोको। तो यूथ फॉर डेमोक्रेसी ये भी समझिए कि वैसी बात थी कि जैसे अंग्रेज चले जाएँगे तब हम आगे कुछ करेंगे। तो पहला कदम है अंग्रेजों को भगाना। उसी तरह हुँ, से वो बात ऐसी आ गई कि पहला कदम है इस डेमोक्रेसी को बचाना। तो इसलिए वो काम करने लगे और उसमें से चीज़ें विकसित होती गईं। तो उनके इस कॉल का बहुत ही सुंदर प्रत्युत्तर युवकों ने दिया और जब युवकों ने दिया प्रत्युत्तर तो फिर इसको नौजवानों के पास तो वैसी समझ नहीं थी, जो नौजवान नेता थे कि हम क्या करें? ठीक है, वो सड़क पर निकल सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, नारे लगा सकते हैं। लेकिन फिर इसको आगे उन्होंने अपने आंदोलन को एक खास दिशा दी जिसको उन्होंने कहा कि हमारे आंदोलन का उद्देश्य है संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति है वही चीज़ कि एक क्रांति जो समाज के हर पहलू में क्रांति करे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनैतिक क्षेत्र हो। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि नैतिक क्षेत्र में भी नैतिक मूल्य जो हैं उनमें भी बदलाव होने की ज़रूरत है। जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, उनमें भी बदलाव होने की ज़रूरत है। आध्यात्मिक मतलब ये नहीं कि कहीं कंदराव में जाके आप साधना कीजिए और मंदिर में जाके प्रार्थना कीजिए, इसका आध्यात्मिकता से रिश्ता नहीं है। आध्यात्मिकता असल है कि आप अपने पड़ोसी को प्रेम करते हैं या नहीं, अपने साथी के साथ ईमानदारी से रहते हैं या नहीं।
तो एक आध्यात्मिकता की परिभाषा में भी क्रांति की ज़रूरत है। ये सब विचार उन्होंने रखा और कहा कि ये संपूर्ण क्रांति का आंदोलन। तो भले मकसद एक कहिए इसको पूर्ण स्वतंत्रता, पूरी आज़ादी, मकसद वही था, लेकिन कार्य पद्धति उन्होंने बदली और इस नई कार्य पद्धति में आम जनता का बड़ा सहभाग। यानी युवा तो आएंगे, युवकों को उन्होंने कहा कि आपका नेतृत्व रहे, लेकिन पीछे आपकी देश की जनता खड़ी हो। आपको नेतृत्व देना है और इस तरह से कि देश की जनता आपके पीछे खड़ी हो, आपके प्रति वो सहानुभूति रखे, आपके प्रति आदर रखे और आप पर भरोसा रखे। इस तरह का आपका चरित्र होना चाहिए और इस तरह के आपके कार्यक्रम होने चाहिए। तो पूरे देश की जनता को किस तरह से भागीदार बना करके हम समाज को बदलें, ये एक नई कार्य पद्धति उन्होंने विकसित करना चाहिए। हालांकि उनको समय नहीं मिला क्योंकि इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी में ही वो बीमार पड़ गए। उनका गुर, गुर्दा खराब हो गया, किडनी, तो इसके कारण वो ज्यादा सक्रिय रहना उनके लिए संभव नहीं रहा। लेकिन उस आंदोलन में एक बात पर और उन्होंने जोर दिया कि समाज है तो समाज केवल पुरुषों का नहीं है, पुरुष और स्त्रियों दोनों का है। तो महिलाओं को भी बड़ी संख्या में कैसे भागीदार बनाया जाए और ये जिम्मेदारी उन्होंने कहा कि आंदोलन के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी, इसमें गरीब भी शामिल हों, पिछड़ी जाति के लोग भी शामिल हों, जो महिलाएं हैं वो भी शामिल हों, युवा है तो युवा लड़कियां शामिल हों। और हमने देखा कि बिहार आंदोलन में, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में जो जिन प्रांतों में भी उसका असर था, बिहार में सबसे ज्यादा असर था, लेकिन महाराष्ट्र में था, अन्य प्रांतों में भी था। तो अच्छी संख्या में लड़कियों की भी भागीदारी हमारे बिहार में तो 30-40% लड़कियां थी इस आंदोलन में और अपने को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती थी। तो ये एक अलग कहानी है जिसको मैं संपूर्ण क्रांति आंदोलन का ही एक विषय लूंगा, तो उसमें ये सब कहूंगा। लेकिन प्रक्रिया में ये फर्क था कि जनशक्ति और उसके साथ नैतिक शक्ति। विनोबा जी के आंदोलन में जनशक्ति से कम थी, नैतिक शक्ति से हम कैसे काम करें, गांव वालों को समझाना, गांव को इकट्ठा करना, मजबूत बनाना और लोक शक्ति खड़ी करना। तो लोक शक्ति खड़ी कैसे होगी, तो नैतिक शक्ति के बल पर लोक शक्ति खड़ी होगी। जयप्रकाश जी की योजना में लोक शक्ति जो खड़ी होगी वो जनता और उसकी उसकी नैतिक शक्ति, इस दोनों को जोड़ते हैं। माने आम जनता में उभार हो, लेकिन उसके में नैतिक बल भी रहे। इसको जोड़ करके उन्होंने चीजों को खड़ा किया। तो ये हम एक मोटा मोटी कह सकते हैं कि सर्वोदय की प्रक्रिया में और संपूर्ण क्रांति की प्रक्रिया में ये फर्क था। तो साम्यवाद के साथ जो इनका सिद्धांत के साथ प्रयोग किया और समाजवाद के सिद्धांत पर आए, समाजवाद के सिद्धांत का प्रयोग करके देखा और फिर सर्वोदय के सिद्धांत को स्वीकार किया। फिर सर्वोदय के सिद्धांत से एक शिफ्ट हुआ संपूर्ण क्रांति के विचार। और जैसा गांधी ने कहा था कि भाई मैं किसी वाद को नहीं छोड़ के जाना चाहता हूँ, मेरा कोई वाद नहीं है, ये तो सतत विकसित होने वाला वाद है। तो संपूर्ण क्रांति के बारे में भी जयप्रकाश जी का ऐसा ही कहना था कि इसको वाद में मत बांधिए, इसकी कार्य पद्धति विकसित होती रहेगी, विचार विकसित होता रहेगा। तो उस तरह से इसको आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन आगे ले जाने का मौका नहीं मिला। मैं मानता हूँ कि देश का यह दुर्भाग्य था कि जैसे आजादी के बाद आगे कैसे हिंदुस्तान आजादी की दिशा में आगे बढ़ेगा, विदेशी शासन खत्म हो गया, स्वदेशी शासन को कैसे समाप्त किया जाएगा, ये जो गांधी जी की आकांक्षा थी। उन्होंने कहा ही था कि केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, स्वदेशी शासन से भी मुक्ति का नाम आजादी। उस तरफ कैसे गांधी जी बढ़ते, तो वो उनको मौका नहीं मिला, उनकी हत्या हो गई आजादी के 7-8 महीने के अंदर। उसी तरह से संपूर्ण क्रांति के वक्त भी जयप्रकाश जी आगे कैसे काम करते, तो वो मौका नहीं मिला। इमरजेंसी के दरमियान ही उनकी शारीरिक हालत इतनी खराब हो गई कि उनको शारीरिक रूप से सक्रिय रहना उनके लिए मुश्किल है। जी, तो जी। इन सैद्धांतिक प्रयोगों से वो गुजरे और विचार में परिवर्तन हाँ, किया, सिद्धांत में परिवर्तन किया और हमेशा एक विकसित होते हुए व्यक्ति के रूप में रहे। जो जेपी आंदोलन हुआ उसके बाद जो जिस पे हमने शुरुआत की थी प्रोग्राम की कि कहीं राजनीतिक परिवर्तन भी देश में हुए।
पर उसके बाद 2 परिवर्तन भी हमको दिखते हैं कि एक पूंजीवाद भारत में पूरी तरह से स्वीकारा गया, 90 के दशक में वो शुरू में से हुआ। तो उससे एक बड़ा परिवर्तन देश में होता हुआ दिख रहा है और बाद में 2012-14 से हमको दिखता है कि आज एक हिंदुत्ववाद का बड़ा बोलबाला हो रहा है। तो ऐसे समय में जो संपूर्ण क्रांति के या आज़ादी के भी जो उद्देश्य रहे होंगे, यानी हमारा देश उन सिद्धांतों पे आगे बढ़ने के बजाय उल्टी दिशा में जाता हुआ दिखता है। तो अब ऐसे में ये तो बड़ा विषय रहेगा आगे क्या करना है, उस पे चर्चा हम इस चैनल पे करते रहेंगे। ऐसे में आप जो आज इस तरह का काम करना चाहते हैं, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हो या जो एक सामान्य दर्शक है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे में उल्टा अभी क्या करना चाहिए? देखिए, ये मानना सही नहीं है कि आप ग्लोबलाइज़ेशन की बात कर रहे हैं, जो 90 के दशक में हमारे देश ने स्वीकार किया। तो देश ने स्वीकार नहीं किया, देश की सत्ता ने स्वीकार किया। जो सरकार जी, थी या जी, आप कहिए कि सरकार में भागीदार दूसरी पार्टियाँ भी रहती हैं, तो उन सबों ने जो मैकेनिज़्म बनाया कि बहुमत से जो तय होगा उसको मानेंगे। तो सरकार ने ये पूंजीवाद जी, स्वीकार किया। अभी जो रूप है सरकार का वो पूंजीवाद को तो मानती ही है, लेकिन जो बहुमत का धर्म है, उसको उसकी वर्चस्वता कैसे रहे, इस बात को भी ये चाहती है कि पूंजीवाद रहे जी, और जो सबसे बड़ा धार्मिक लॉबी है, धार्मिक नहीं कहिए, धर्म कहिए, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म का वर्चस्व और पूंजी का वर्चस्व, ये दोनों आज की सरकार चाह रही है। तो ये जी, सरकारों की चाहत, जनता की चाहत नहीं है। जनता की चाहत तो धीरे-धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसको आज़ादी की दिशा कहिए, समता की दिशा कहिए। अब सवाल यही है कि नेतृत्व देने का। देखिए, जब इंदिरा जी का नेतृत्व था, वो 71, 72, 73 तो लगता था कि सब सारी जनता उनके पीछे जा रही है और हम तानाशाही को स्वीकार कर रहे हैं। लिमिटेड डिक्टेटरशिप की भी बात कही जाने लगी, लोग चुपचाप हुँ, थे। लेकिन जब एक नया नेतृत्व जयप्रकाश जी का आया, तो जनता के की चाल में ही एक फ़र्क आ गया और जनता अधिकांश जयप्रकाश जी के पीछे चल पड़ी। भले वोट का फ़र्क माने वोट कितना मिला जनता पार्टी को, वो एक अलग बात है। लेकिन इसलिए जयप्रकाश जी जनता पार्टी के नेता रहते हुए भी पार्टी में कभी शामिल नहीं। तो जयप्रकाश जी की के विचारों के पीछे बड़ी संख्या में देश के लोग चले गए। उसी तरह से आज देश की जनता उसी तरह की वही चाहत रखती है कि हम सभी बराबर हैं, हम सबों में आपस में मोहब्बत हो, समता हो, आर्थिक दृष्टि से हम संपन्न हो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि कोई अडानी बन जाए और कोई जो है धूल फेंकता रहे। तो ये स्थिति ना रहे, तो जनता की चाहत यही है और जैसे ये चाहते हैं, वह हिंदुत्व के सिद्धांत के अनुसार हिंदू धर्म का वर्चस्व हो, तो हिंदू धर्म वाले भी ये नहीं चाहते हैं कि हमारे धर्म का वर्चस्व हो, क्योंकि हिंदू धर्म का तो मूल है समानता। सब सबों से प्यार करो, सभी बराबर हैं, हर इंसान बराबर है। तो इंसानियत को ही प्राथमिकता हिंदू धर्म देता है। तो आज भी जो अधिकांश हिंदू धर्म के लोग हैं और अधिकांश भारतीय हैं, वो ये नहीं चाहते। हाँ, लेकिन आज की सत्ता चाहती है। अब इसमें से आगे का रास्ता क्या है? तो लगता है कि कुछ संपूर्ण क्रांति जैसी चीज़ ही निकालनी पड़ेगी और कुछ निकलेगी तो ये चीज़ आगे जाएगी। अगर अभी 1924 में चुनाव है, 1900 तो 2024 में चुनाव का समय है। इसमें सरकार बदलेगी क्योंकि विपक्षी दल एकजुट हुए हैं, उनकी भी ताकत काफ़ी है। तो उम्मीद है कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो राहुल गांधी ने जनता के साथ जो अपना नया संबंध जोड़ा है, जो पहले नहीं था, कांग्रेस के नेता भी जनता से कट गए थे, अच्छा काम करते हुए भी। मनमोहन सिंह की सरकार थी, नेता थी उसकी राहुल गांधी की माँ, सोनिया गांधी। लेकिन उन लोगों का संपर्क जनता से कट गया था। तो सरकार में बैठ करके सरकार चला रहे थे, देश को चला रहे थे। कोई बहुत खराब चला रहे थे ऐसा नहीं है, लेकिन जनता से कट गए तो अपने आप कई बुराइयां उसमें आई। भ्रष्टाचार उसमें उसका बढ़ जाना इस उसका एक बड़ा कारण था कि आप जनता से कट गए। तभी जो विपक्ष है वो जिस तरह से खड़ा हुआ है, वो जनता से अपने को जिस तरह से जोड़ रहा है, तो उसमें हमको बहुत उम्मीद है क्योंकि आम जनता इनके साथ जाएगी।
क्योंकि आम जनता की जो चाहत है वो समानता, बराबरी, आपस की मोहब्बत यही सब है, जो विपक्ष जिसको एजेंडा अपना बता रहा है। तो चुनाव में 2024 के चुनाव में बीजेपी की हार होगी और जो एक नया इंडिया गठबंधन बना है उसकी जीत होगी। लेकिन उसके बाद भी जो लोगों के विचार हैं, जो संस्थात्मक जो डेविएशन हुआ है, जिस तरह से संशोधन संविधान में किया गया या संस्थाओं पर कब्जे करने का जो मैकेनिज्म बनाया गया, जगह-जगह एक खास विचारधारा के लोगों को बैठा दिया गया, शिक्षा में अजीब तरह के परिवर्तन कर दिए गए कि सारी यूनिवर्सिटीज आज शिक्षा के केंद्र हैं, लगता ही नहीं है। आप जाइए तो किसी भी कॉलेज में पढ़ने-पढ़ाने का वातावरण खत्म हो चुका है। इस सब को सुधारने में अगर नई सरकार चाहेगी कि हम सरकारी ताकत से इसको सुधार दें, तो उसकी बेवकूफ़ी है। कैसे वो जनता के पीछे खड़ी हो और जनता आगे कैसे दौड़े, इसकी कोई मैकेनिज़्म विकसित करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, जो मैं मानता हूँ कि संपूर्ण क्रांति का अगला कदम होगा। तो कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, देश की जनता है, उसकी चाहत है, उसमें से बात आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, इन विषयों पर हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे, ताकि सारे लोग जो सुनते हैं, जो सामाजिक काम करते हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो भी इन सारी बातों को सुनें, अपने भी विचार रखें, उन पर हम चर्चा करें। दोस्तों, जो दर्शक आज हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए भारतीयत्व चैनल की तरफ से एक संदेश हमारी तरफ से। दोस्तों, ये जो नाम हमने दिया भारतीयत्व, ये कोशिश है जो भारत का खुद का तत्व है, उसे समझने की भी, उसे कहीं न कहीं आगे जाते हुए परिभाषित करने की भी। तो हम में से कई लोग अपने जो अतीत है, उस पे बहुत गर्व करना चाहते हैं। जो स्वतंत्रता आंदोलन हो या उससे जुड़े लोग हों, जो केवल स्वतंत्रता के लिए नहीं थे, स्वतंत्रता केवल एक पड़ाव था। उसके बाद कई उसके पीछे सिद्धांत थे जिन पे काम करना था, जिन पे आगे बढ़ना था, जिससे देश में जितने भी लोग हैं, उनका भी भला हो और भारत के कारण दुनिया का भी भला हो। यानी दुनिया के जो सारे मानव हैं, उनका अच्छा हो। ये जो सिद्धांत है और उस पे काम करने वाले लोग हैं, जिसके लिए वो खुद को बदलते जा रहे हैं, नए-नए सिद्धांत गढ़ते जा रहे हैं, ताकि उस उद्देश्य तक हम पहुँच पाएँ, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण हमने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के बारे में अभी देखा। तो ये कितनी गौरवशाली बात है। हम कहीं गौरव इसके पीछे ढूँढना चाहते हैं और उसमें कई काल्पनिक चीज़ें जोड़ देते हैं, जो सच में उतनी गौरवशाली थी कि नहीं, इसके कोई सबूत हमारे पास नहीं। जबकि ये इतनी प्रमाणित गौरवशाली बातें हैं, जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। तो इनके तरफ हम ध्यान रखें, अपने भारतीयत्व को समझें और आगे का भविष्य भी उस हिसाब से हम बनाते जाएँ, ताकि कभी संपूर्ण क्रांति हो और ऐसे उद्देश्य सफल हो, तो इन पे हम सबने काम करने की ज़रूरत है। एक और कि जब आप ये प्रोग्राम देखते हैं, तो इन सारे विषयों पर सोचिए, केवल देखिए मत, उस पे अपने कमेंट्स लिखिए ताकि इस पे एक चर्चा हो सके। आप इन चर्चाओं में जुड़ भी सकते हैं और इसके अलावा ये जो सोशल मीडिया का आज का युग है, इसमें अपने विचारों को आप लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को लोगों से शेयर भी मैं भी एक कीजिए। कंक्लूड करना चाहूँगा जी, प्लीज़, कि प्लीज़। यस, कि इतनी बातों का मतलब यही है कि जितने देश के युवा हैं, खासकर युवा और लोग भी बुद्धिजीवी जो हैं, वो ये जी, सोचें कि हम जो सोचते हैं, जो हमारी चाहत है, उसका हम दूसरों तक कैसे प्रचार कर सकें, दूसरों को कैसे वो बातें वहाँ तक ले जा सकें। अपने में सिमट के नहीं रहें कि अपने घरों में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, किताबों में, इसी में सिमटे न रहें, बल्कि इसको अपने पड़ोस में, अपने आम लोगों के बीच, अपने शहर में कैसे ले जाएँ इसकी कोशिश करें। इस 2024 में जो सत्ता बदलेगी, जो पार्टियाँ आएँगी, वो अपना काम करेंगी। लेकिन हम नागरिकों का कर्तव्य क्या है कि हम जिस विचार में आस्था रखते हैं, उस विचार को समझें, भारतीयत्व के आधार पर उन विचारों को समझें और उसको हम दूसरों तक पहुँचाएँ, अपने तक हम सीमित न रखें। थैंक यू दोस्तों। धन्यवाद।